आज की टाइम में पोषण किस प्रकार होता है उसको देखेंगे। आधार नाल मूल रूप से मुंह से गूदातर विस्तरित एक लंबी नली होती है। यहाँ से जो पोषण स्टार्ट होता है वह मूल रूप से मुख से स्टार्ट होता है और अंतिम स्टेप जो होता है पोषण का और पाचन का वह गूदा तक। ठीक है, मतलब पोषण का मुख से लेकर के गूदा द्वार तक भोजन का पाचन होता है। इसके अंदर जो भी प्रक्रियाएं स्टार्ट होती हैं और ख़त्म होती हैं वह पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण के अंतर्गत आता है, पोषण नहीं कहलाता, पोषण के अंतर्गत आता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। जो हम नली बताए थे, यहाँ मुख से स्टार्ट होकर के अंतिम सिरा की बात करें, यह वाला जो गूदा द्वार कहलाता है, यहाँ तक की जो भी भोजन नली है वहाँ तक भोजन गुजरता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रक्रम में छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इस पाचन क्रिया में ये होता है कि जो भोजन होता है मुख से स्टार्ट होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता हुआ आमाशय से होकर के छोटी आँत से लेकर के बड़ी आँत, इसमें क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप से गुजरता है और इसके दौरान भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, उसमें पोषक तत्व अलग हो जाते हैं और बचे हुए जो पदार्थ होते हैं वे अलग हो जाते हैं। पोषक तत्वों को हमारा बॉडी अवशोषित कर लेता है। हम दांतों से चबा कर के पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि भोजन को हम दांतों से चबा कर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आहार जो अस्तर होता है वो बहुत कोमल होना चाहिए या कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है। मुख में काम क्या होता है कि बड़े टुकड़ों को छोटे में बदला जाता है और उसे सुपाच्य किया जाता है। ठीक है, और कोमल बनाया जाता है। कोमल बनाने के लिए जो लार होती है ना, लार मिल जाती है और वह कोमल बनता है। ठीक है, ताकि उसका मार्ग आसानी हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल एक जल नहीं है, यह लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस होता है। लाला नहीं, लार। ठीक है, जो मुंह में पानी आता है उस पानी को हम लार कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यह लार ग्रंथियां जो होती हैं मुंह में 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, जिसमें क्या होता है कि इन लार ग्रंथियों से लार स्रावित होता है। इस लार ग्रंथि से निकलने वाला रस लार कहलाता है। ठीक है, जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो भी पदार्थ होता है वह जटिल अवस्था में होता है। जटिल अवस्था से सरल अवस्था में बनाने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। ठीक है, यह पाचन क्रिया मुख से स्टार्ट होती है। मुख में लार मिलता है, लार मिलने के बाद आमाशय तक भोजन पदार्थ पहुंचता है। ठीक है, और भोजन पदार्थ पहुंचने के दौरान यहाँ से आप एक नली देख रहे होंगे जो मुख से लेकर के, यहाँ मुख से लेकर के एक नली है आमाशय तक, इसे हम ग्रसिका कहते हैं। ठीक है, ग्रसिका भी एक ऐसा अंग होता है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, पाचन नहीं होता है। ठीक है, यह ऐसी नली है जो पाचन अंग का हिस्सा तो है लेकिन इसमें पाचन नहीं होता है। ठीक है, यह ऐसी नली है। क्या कौन सी है? ग्रसिका। ठीक है, यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना हो तो इसे छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। अभी हमने बताया था कि सरल अवस्था में भोज्य पदार्थ जब बन जाता है, सरल अवस्था का मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। इस अवस्था में टूटने की वजह से भोज्य पदार्थों को बॉडी अच्छी तरह से अवशोषित कर लेती है आसानी से। ठीक है, यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिसे हम एंजाइम कहते हैं। जैसे ही भोज्य पदार्थ आमाशय के अंतर्गत आता है, आमाशय में पहुंचता है, तो उनमें अनेक प्रकार के एंजाइम मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यह एंजाइम आमाशय से भी निकलते हैं, यकृत से भी निकलते हैं, पित्त से भी मिलते हैं। इस तरह से कई एंजाइम मिल करके भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस भी कहते हैं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को एमिलेस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एमिलेस क्या है? लार में पाए जाने वाले एंजाइम है। ठीक है, यह मंड जटिल अणुओं को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा कि यह मंड को
ध्यान रखिएगा। अब हमने बताया था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो भी भोज्य पदार्थ बनते हैं और पेड़ पौधे उसे मंड के रूप में संचित कर लेते हैं, और यही मंड जब यह इमलिस के संपर्क में आता है तो वह शर्करा के रूप में टूट जाता है, मतलब हुआ। और यह भी पूछा जाता है कि मुंह में जब रोटी को लेकर के कूचते हैं तो उस कंडीशन में वो रोटी मीठी लगने लगती है। इसका कारण यही है कि रोटी में पाया जाने वाला मंड शर्करा के रूप में टूट जाता है, इस वजह से वह मीठा हो जाता है। ठीक है। भोजन को चबाने के दौरान पेशी जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिक्स कर देती है, मिला देती है। इससे क्या होता है कि भोजन क्या होता है, सरकने योग्य बन जाता है, जिससे ग्रसिका में नली में आसानी से न चिपकते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रम होने के लिए आवश्यक है। मतलब जो भी पाचन प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत भोजन को नियमित रूप की गति होनी आवश्यक है। अगर भोजन अधिक समय के लिए आमाशय में रुक गया तो अपच की स्थिति बन जाती है। ठीक है। यह क्रमाकुंचन गति पूरी भोजन नली में होनी चाहिए, जहाँ से मुख से लेकर के गूदा तक भोजन की एक निश्चित गति होनी चाहिए। ठीक है। गति होनी चाहिए जो अति आवश्यक है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। हमने बताया था कि ग्रसिका द्वारा लिया जाता है। कहाँ तक? यह नली होती है, इसके माध्यम से भोजन यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, जिसे हम ग्रसिका का नाम देते हैं। ठीक है। आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन में आने पर फैल जाता है। आमाशय एक ऐसा अंग है जो जैसे ही भोजन आता जाता है वो फैलता जाता है। ठीक है। यह पाचन का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। बड़ा अंग कौन सा है? आमाशय। ठीक है। आमाशय की पेशी भित्ति भोजन की एक अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने के लिए सहायक होते हैं। मतलब हमने बताया था कि आमाशय में भी भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए एंजाइम निकलते रहते हैं। यह एंजाइम उसके आमाशय की पेशी भित्ति से निकलते हैं। ठीक है, जिसे जठर रस का नाम दिया जाता है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा कि आमाशय में निकलने वाले जो रस होते हैं उसे जठर रस कहते हैं। मुंह में निकलने वाले जो रस होते हैं उसे लार कहते हैं, यह याद करिएगा। ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन श्लेष्मा का स्राव करते हैं। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन श्लेष्मा का स्राव करते हैं। यहाँ से बोला गया है क्या बोला? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय में एक अम्ल निकलता है जिसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यह काफ़ी ही अधिक अम्लीय होता है। प्रोटीन को पाचन के लिए एंजाइम पेप्सिन होता है। ये भी पूछ सकता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो बता सकते हैं पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है। श्लेष्मा का स्राव करते हैं। श्लेष्मा का मतलब होता है कि ऐसे श्लेष्म पदार्थ होते हैं जो भोजन को आमाशय से अलग करते हैं। ठीक है। और HCl निकलता है उससे हमारे आंतों को सुरक्षा बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। हमने अभी बताया कि पेप्सिन का कार्य का है। पेप्सिन का जो कार्य होता है वह प्रोटीन को पचाने का काम होता है। ठीक है। प्रोटीन का पाचन करने का काम पेप्सिन का होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के अतिरिक्त स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमने अभी बताया था कि जो अम्ल होता है ना उससे हमारे आमाशय की दीवारों को रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों में एसिडिटी या अम्लता की शिकायत सुना होगा। एसिडिटी मतलब गैस बनने की समस्या या अम्लता की समस्या को सुना होगा। क्या इस संबंध में उपरोक्त वर्णित विषय तो नहीं है? हाँ है क्या? हमने बताया था कि हमारे आमाशय में HCl बनता है जो अम्लीय पदार्थ होता है। अम्लीय पदार्थ होता है, काफ़ी अम्लीय होता है। यह लगभग 2 पॉइंट के आसपास 2 pH मान के आसपास इसका pH होता है। और यह भी बता दें कि यह इतना अम्लीय होता है कि यह पतले धातु को भी पिघला सकता है। ठीक है। आमाशय में HCl की अधिक मात्रा बनने की वजह से यह हमारा जो एसिडिटी की समस्या आ जाती है या अम्लता की समस्या आ जाती है। आमाशय में भोजन एक क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। आमाशय से, अब देखिए आमाशय की बात ये हो गई, उसमें क्या होता है कि HCl मिलता है, प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन मिलता है, साथ ही साथ एक श्लेष्मा पदार्थ भी स्राव होता रहता है। ठीक है। यह थी आमाशय में होने वाली प्रक्रिया। अब चलते हैं आमाशय से छोटी आंत की तरफ। क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत का। भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर अवरोधी पेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। छोटी आंत, जैसे छोटी आंत है तो उसके अंदर ऐसे ऐसे अवरोध उत्पन्न हो रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि अवरोधनी पेशियों द्वारा नियंत्रण होता है। ये जो भोजन की स्पीड होती है इसके द्वारा वो नियंत्रित होती है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह नाम का छोटा है। ध्यान रखिएगा, छोटी आंत केवल नाम का छोटा है लेकिन पाचन का सबसे बड़ा लंबा मार्ग, पाचन का सबसे लंबा अंग छोटी आंत। ठीक है। छोटी आंत, यह नाम की छोटी है लेकिन है सबसे लंबी। ठीक है।
अत्यधिक कुंडली होने के कारण यह संहत स्थानों में अवस्थित होती है। ठीक है, विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उसके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। मनुष्य में अलग होती है, पशुओं में अलग होती है। जैसा भोजन होता है वैसे छोटी आंत का आकार होता है। घास खाने वाले शाकाहारी एवं सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। यहाँ बात करें तो लंबी छोटी आंत किसकी होती है? जो लोग घास खाते हैं। घास खाने का मतलब घास में पाया जाने वाला जो सेल्यूलोज होता है, ठीक है, सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं होता है। मनुष्यों के भोज्य पदार्थ में सेल्यूलोज की मात्रा जो कम होती है, तो कम का मतलब होता है कम छोटी आंत, कम छोटी आंत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे शाकाहारियों में क्षुद्रांत छोटी होती है। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, प्रोटीन को पचाने का तथा वसा को पचाने के लिए एक पाचक स्थल है। इस कार्य के लिए यह अकृत अग्नाशय से स्रावित प्राप्त करती है। स्राव प्राप्त करती है मतलब अकृत से इंसुलिन नामक पदार्थ को स्राव होता है और जो जाकर के छोटी आंत में मिलती है। छोटी आंत में मिलने के बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है, अतः आमाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए उसमें क्षारी बनाया जाता है। अम्लीय केवल अम्ल वाली जो क्षमता होती है, ठीक है, वह क्षमता केवल आमाशय तक ही अधिक सीमित होती है। इसके बाद जैसे छोटी आंत में आती है, भोजन को क्षारी होना आवश्यक होता है। अगर भोजन क्षारीय नहीं होगा तो हमें नुकसान हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि जो अम्लता होती है हमारे अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से भोजन को क्षारीय बनाना आवश्यक होता है। और यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य में करता है। क्षारीय कौन बनाता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय भोजन को क्षार में बदलने का जो कार्य होता है, यकृत से निकलने वाला पित्तरस का कार्य होता है। ठीक है, यह पित्तरस जो होता है भोजन को अम्लीय से क्षार में बदल देता है। यह कार्य वसा पर नियंत्रण करने के लिए भी होता है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है। जो वसा होती है ना, वह छोटी आंत में बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, जिन्हें उन पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। वसा आप जानते हैं, वसा जो होते हैं, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन की एक बड़ी बड़ी गोली के रूप में होती है। ठीक है, लेकिन जिससे यह हमारी छोटी आंच पचा नहीं पाती है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एंजाइम निकलते हैं, ठीक है, जो एंजाइम निकलते हैं इन छोटी बड़ी बड़ी गोली को छोटे छोटे रूपों में तोड़ देती है, जो अधिक सुपाच्य होती है। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। ये साबुन का मैल। आगे चलते हैं यहाँ से। अग्नाशय अग्नाशी रस का स्राव करता है, जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। आपने बताया प्रोटीन को पाचन के लिए पेप्सिन एंजाइम का होता है, लेकिन यहाँ पर भी प्रोटीन को पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम का भी प्रयोग होता है। मतलब ट्रिप्सिन और पेप्सिन, इनका कार्य प्रोटीन को पचाने के लिए होता है। इमल्सीकरण इमल्सीकरण या इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। देखिए, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रोटीन को पचाने के लिए आप ट्रिप्सिन और पेप्सिन का यूज होता है, और वसा को पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम का यूज होता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए लाइपेज वसा के लिए होता है। एमाइलेज का उपयोग कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए होता है। छोटी आंत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, वसा को अम्ल या ग्लिसरॉल के रूप में परिवर्तित किया जाता है। पाचन की प्रक्रिया में यही होता है। पाचन की प्रक्रिया में ये होता है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाती है, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में टूट जाता है, वसा जो क्या आता है ग्लिसरॉल और वसा अम्लीय में टूट जाता है। यह पाचन की प्रक्रिया में ऐसा होता है। पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। हमने बताया था कि छोटे जो पाचन हो जाता है तो भोज्य पदार्थ अलग हो जाते हैं, जिससे छोटी आंत अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के अतिरिक्त अस्तर का अनेक उंगली जैसी प्रवर्धक होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। छोटी आंत के अंतर्गत क्या होता है कि इस प्रकार के रोम पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? अवशोषक क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं, अर्थात अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ, पचे हुए भोज्य पदार्थ को अवशोषित करते हैं।
जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने तथा नए ऊतकों के निर्माण में, पुराने ऊतकों की मरम्मत करने में होता है। यह जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा का जो कार्य होता है, जो भोज्य पदार्थ का कार्य होता है, उसका कार्य ये होता है नए ऊतक बनाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, पुराने ऊतकों की मरम्मत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंच से बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, दीर्घ में इस पदार्थ में जल की अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं, जिससे विक्षेपण गुदा या अवरोधनी द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से छोटी आंच में इस तरह का पाचन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यह था भोज्य पदार्थों का पाचन।